हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपकी लाली वर्मा मैडम आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हैं और साथ ही साथ हर बार की तरह, हमेशा की तरह ये विश्वास आशा भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर रहे होंगे। अपने एंजॉय का, अपने स्वास्थ्य का, अपने रूटीन का, खाने पीने, पढ़ने लिखने, सोने जागने, खेलने कूदने सबका ध्यान रखते हुए काम बखूबी कर रहे होंगे और एकदम तंदुरुस्ती के साथ अपने नियमित रूप से स्कूल जा रहे होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे, है ना। बहुत बढ़िया, तो तालियां बजा लीजिए अपने लिए। ऐसे ही ऊर्जावान बने रहिए, एकदम एनर्जेटिक बने रहिए जैसे कि आप हमेशा रहते हो। मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री। बिल्कुल सोचो आप, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री मिलते हैं, मिलते रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ नो समझौता, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए बेस्ट एजुकेशन लेकर आया है और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। कभी भी हम आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के चार्ज की बात नहीं करेंगे। फ्री है, फ्री रहेगा, बस आप तो पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैरों पर खड़े होकर अपना, परिवार का, देश का नाम रोशन करो। इसी खुशी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। जी हाँ, इस वीडियो में लेकर आई हूं हमारी पाठ्य पुस्तक वर्णिका, जो कि हमने पाठ 4 स्टार्ट कर दिया है। पाठ का नाम है नगर और इस पाठ में लेखक सुजाता जी ने क्या वर्णन किया है बताइए। नगर के रहन सहन का, नगरीय जीवन का, नगरीय जनजीवन का और ग्रामीण जनजीवन का वर्णन किया है कि किस तरह से ग्रामीण जनजीवन, जो कि गांव में बसते हैं लोग, वे बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे रहते हैं और नगर में आते ही कभी वो मजबूरी में जैसे कहीं अस्पताल आ जाए या कहीं भी कुछ आना जाना हो तो वहां की वो चकाचौंध और बड़े बड़े जो अट्टालिकाएं या शहर या हॉस्पिटल्स या अस्पताल जो भी बने रहते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना गांव का माहौल। तो और क्या, एक और क्या बात बताई है उन्होंने, लेखक ने, कि जो शहर के लोग या नगर के लोग रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, उन्हें चमक दमक दिखावटीपन पसंद होता है। गांव के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। ऐसी ही कहानी है ये, जिसमें एक माँ अपनी बीमार बेटी को गांव के अस्पताल से लेकर आती है नगर के अस्पताल में। क्यों? क्योंकि गांव के डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आप इसे बड़े अस्पताल में दिखाइए, वहीं इसका इलाज हो सकता है। तो जैसे तैसे माँ, जो कि विधवा रहती हैं, वो अपनी बेटी को लेकर आती है नगर के अस्पताल में। नगर के अस्पताल में चिट्ठ देकर या पर्चा देकर या रसीद देकर उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ पूरे हॉस्पिटल में चक्कर काटने को कहा जाता है और परिणाम स्वरूप कोई हल नहीं निकलता। कोई परिणाम मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो यहाँ से वहाँ भटकती रहती और अंत में कह दिया जाता है कि हम भर्ती नहीं कर सकते। जबकि जो मेन डॉक्टर रहते हैं, जो बड़े डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ, इसका इलाज मैं करूँगा, मैं स्वयं करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसमें वो अपनी खुद की पहचान खोने लगी थी, है ना। अपनी संज्ञा स्वयं भूल गई थी कि मैं कौन हूं। तो इसलिए बड़े डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं अच्छे से इसका इलाज करूंगा। लेकिन बड़े डॉक्टर्स कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो जो छोटे कर्मचारी रहते हैं, जो अस्पताल के कर्मचारी रहते हैं, उन्होंने क्या पता क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई और उस माँ से कह दिया कि तुम्हारी बेटी का आज इलाज नहीं होगा, ले जाओ इसको, सुबह 7:30 बजे आना। अब बेचारी माँ कहाँ से ले गई, कैसे ले गई होगी, किस तरह से उसने पैसों का इंतजाम किया होगा, उसकी व्यथा को, उसके दुख को किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी को दिखाई दिया और वो चली जाती है। भटक भटक कर वो यूं ही भटकते भटकते वापस चली जाती है। अब क्या पता उसकी बेटी का क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर नगरों में उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेखक ने ये बखूबी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव ही नहीं किया जाता। तो प्लीज, हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना आसीन हो जाएं, हम कितनी भी बड़ी सत्ता के लीडर क्यों ना बन जाएं, सत्ताधारी क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम अपने मन में मानवता की भावना को बसा कर रखेंगे।
यू प्रॉमिस मी। आप सब मुझसे प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, माता पिता के बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप बुद्धिमान भी हैं, समझदार भी हैं। हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप पढ़ लिख कर बड़े होकर सफल, सुयोग और सम्मानीय नागरिक बनो, जिसमें आप जिस भी फील्ड में जाओगे अपना परचम लहरा दोगे। लेकिन बस एक बात याद रखना कि अपने मन में मानवता की भावना को बसाए रखना, ठीक है। तो इसी चैप्टर के हम करेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस आपको पता ही है, आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं नगर चैप्टर के बाद, जी हाँ, उन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब हम समझते हैं तभी समझ में आता है ना। जब हम प्रश्न को समझ जाएंगे तो उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो स्टार्टिंग टू एंड मेरे साथ बने रहिएगा। आइए मैं एक बार फिर से आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पर स्वागत करती हूं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया है इन्होंने, क्योंकि ये पहले प्रश्न में ही सभी प्रश्नों का उत्तर शामिल है। यदि हम पहले प्रश्न को सही से सुन लेंगे, उत्तर को सही से सुनकर समझ लेंगे, तो हम आगे आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि इसमें पूछा ही है कि लेखक ने शीर्षक या जो टाइटल है वो नगर क्यों दिया। क्या नगर जो टाइटल दिया है वो सही है, सार्थक है, पूरी तरह से समीचीन है, ये पूछ लिया है। तो अब जब शीर्षक की हम सार्थकता इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट करेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि इस स्टोरी में है क्या ये नगर जो शीर्षक है वो सही है, सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएंगे हम उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तुत कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया है। नगर की व्यवस्था का चित्रण किया है कि जो बड़े बड़े शहर जो दूर से बड़े चमचमाते नजर आते हैं, अरे भाई वो तो नगर के हैं, अरे वो तो साहब हैं, अरे वो तो ये हैं, अरे वो तो वो हैं, तो वो जो दिखाई देता है क्या वास्तविक रूप में वो अपना बड़प्पन बनाए रखते हैं? क्या वास्तव रूप में उनके मन में मानवता की भावना विद्यमान है? वो देखेंगे। तो प्रस्तुत कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। एक रोगी जो इलाज के लिए गांव से नगर आता है, एक रोगी है जिसका इलाज गांव में नहीं हो पाता। गांव के डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि आप नगर में जाकर बड़े अस्पताल में इसको दिखाइए। तो वो गांव से नगर आता है, किंतु नगर अस्पताल प्रशासन उसका टालमटोल कर देती है, टालम टोल कर देती है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो, टाल कर देती है और उसकी भर्ती नहीं हो पाती। उस मरीज को एडमिट नहीं किया जाता। बेचारी माँ, विधवा माँ अपनी बीमार रोगी बेटी को लेकर आती है और उसकी भर्ती नहीं हो पाती। नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध, क्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी, व्यथित, ठीक है, याद रखिएगा। क्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी, और अच्छी यदि हम भाषा में लिखें तो इसका अर्थ व्यथित भी होता है। ठीक, नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध होकर ही इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है, क्योंकि लेखक ने यहां पर कोई कल्पना नहीं की है, कोई बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारी हैं। जो अनुभव किया है उन्होंने, जो देखा है वही इसको लिखा है। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में नगरीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो गया है। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी आदि खाना पूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। बस जैसे तैसे आए हैं, ड्यूटी बजाई, इतने बजे से इतने बजे तक रहना है, हाँ भाई रहना है, कब जाएंगे कब टाइम होगा, ये देख दाख कर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। मेरी बात सुनो, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा फर्क होता है, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो डॉक्टर्स, कर्मचारी आदि सब खाना पूर्ति करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। अनपढ़ गंवार वल्ली अम्माल नाम की एक विधवा गांव की थी, अनपढ़ थी, बेचारी कुछ नहीं समझती थी और विधवा भी थी। वो विधवा अपनी पुत्री के इलाज के लिए नगर के एक बड़े अस्पताल में आती है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि गांव से उसको रेफर किया जाता है कि बड़े अस्पताल में ले जाओ। अस्पताल के वरीय चिकित्सक, वरिष्ठ डॉक्टर्स, चिकित्सक कहते हैं हिंदी में डॉक्टर्स को, ठीक है, जो बड़े चिकित्सक रहते हैं उस रोगी को भर्ती करने का आदेश देते हैं कि इसको एडमिट कराया जाए। किंतु कर्मचारी
अनदेखी कर देते हैं। और कर्मचारी जैसे ही डॉक्टर वहां से जाते हैं, कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगते हैं। वली अमाल इधर उधर चक्कर काटती है, इधर उधर उसको यहां जाओ वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सब उसको चक्कर काटती है कि उसकी बेटी का इलाज सही तरीके से हो जाए। कर्मचारियों द्वारा सुबह अगले दिन 7:30 बजे आने की बात वली अमाल से अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से निकल जाती है। ठीक है, लोगों ने क्या कह दिया, जैसे ही डॉक्टर्स वहां से चले गए तो जो छोटे कर्मचारी थे उन्होंने कहा आज इलाज नहीं होगा, आज भर्ती नहीं होगी तुम्हारी बेटी, जाओ कल सुबह 7:30 बजे आना। ऐसा कहकर वली अमाल अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से निकल जाती। फुर्सत मिलने पर वरीय चिकित्सक मेनिंजाइटिस से पीड़ित रोगी को भर्ती होने की बात पूछते हैं, क्योंकि अब वो तो कहकर गए थे कि एक मरीज आया है जो मेनिंजाइटिस से पीड़ित है, जिसमें व्यक्ति अपनी मतलब पहचान खो देता है, अपनी संज्ञा खो देता है। तो ऐसी रोगी थी वो, उसकी बेटी। जब बात पूछते हैं तो अस्पताल प्रशासन को इसकी कोई खबर ही नहीं होती है। डॉक्टर्स पूछते हैं कि जो रोगी आया था, जिसको मैंने कहा था कि एडमिट करना है, वो कहाँ है? सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इससे क्या समझ में आ रहा है? लापरवाही। अस्पताल प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं होने पर वरीय चिकित्सक क्रोधित होकर उस रोगी को खोजने की बात कहते हैं और चिल्लाते हैं, उनको डांटते हैं कि आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ एक पेशेंट था, एक मरीज आया था, उसको ढूंढिए। इस तरह से वो ऑर्डर देते हैं। कर्मचारी एवं डॉक्टर उस रोगी की खोज में लग जाते हैं। वस्तुतः इस कहानी में अस्पताल प्रशासन की कमजोरियों एवं मानवीय मूल्यों में निरंतर आने वाली गिरावटों का सजीवात्मक चित्रण किया है कि मानवीय मूल्य कहां गायब होते जा रहे हैं, मानव होकर मानव मूल्यों से व्यक्ति क्यों पल्ला झाड़ रहा है, क्यों मानव होते हुए उसमें मानवता की भावना विद्यमान नहीं है, मानव होते हुए क्यों वो एक मनुष्य, एक मानव ही दूसरे मानव की दुख दर्द को नहीं समझ पा रहा है, कहां गई उसकी संवेदना, कहां गई उसकी भावना, आखिर क्यों इतना स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, क्या कारण है इसके पीछे? तो इन्हीं चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। नगर में रहने वाले लोग केवल अपने सुख सुविधा में लगे रहते हैं। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक एकदम सार्थक, मतलब सही और समीचीन है। नगर कि नगर के जनजीवन का वर्णन किया है, नगर के लोगों के चरित्र आचरण व्यवहार का वर्णन किया है। नगर के जो बड़े बड़े, कहते हैं ना, जितने बड़े बड़े होते हैं उतने बड़े बड़े मन से बड़े नहीं होते। वो कैसी हालत होती है? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बिल्कुल यही नगर के लोगों की हालत है। समझ में आया कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े होने से क्या अर्थ, ऐसे वृक्ष का क्या लाभ जो ना तो बहुत बड़ा है लेकिन ना किसी राहगीर को छाया देता है, ना ही फल ही आसानी से तोड़े जा सकते हैं। ऐसे बड़े होने से क्या? तो नगरों का भी यही हाल है कि कहने में अरे भाई नगर में रहते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो, बड़े व्यक्ति मतलब पैसे से तौला जाता है, लेकिन यहाँ पर मानव के मन में मानव मूल्यों का ही ह्रास हो रहा है, हनन हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का जो नगर शीर्षक रखा गया है वो एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? मरीज थी, बीमार थी। उसकी माँ जो कि विधवा थी बेचारी, जब उसका गांव में इलाज नहीं हो पाता है तो वो नगर, वहाँ के जो गांव के जो भी डॉक्टर्स रहे होंगे, चिकित्सक रहे होंगे, उन्होंने कहा कि इसको बड़े अस्पताल में ले जाओ, नगर के अस्पताल में ले जाओ। तो वो लेकर आई, लेकिन वहाँ भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। पापाती तमिलनाडु के गांव की महिला वली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया था और बुखार बिगड़ चुका था। जब वली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहां के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। वह अपनी बेटी को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गई। तो आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि वो उसे बुखार था और बुखार सही ना होने पर जो हेल्थ सेंटर था गाँव का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां से उसको सलाह दी गई कि तुम अपनी बेटी को नगर के बड़े अस्पताल में दिखाओ। इसलिए उसको नगर लाया गया, इसलिए उसे नगर के अस्पताल में दाखिल होने की बात की गई थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। जो बड़ा डॉक्टर था, वहां का जो सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने अपने जूनियर से ऐसा क्यों कहा कि इनको तो एडमिट करना होगा? ऐसी कौन से रोग से पीड़ित थी वली अमाल की बेटी पपाती? क्या हो गया था उसको? सामान्य बुखार था तो वो तो आसानी से जा भी सकता था, लेकिन बुखार शायद इतना बढ़ गया था कि वो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है, शायद उसी बीमारी से पीड़ित थी। आइए देखते हैं। बड़े डॉक्टर ने पपाती की सावधानी से जांच की, बहुत अच्छे से उसको अच्छे से देखा, सब कुछ देखा। पलकें उठाकर आंखें देखी, सिर को घुमाकर देखा, उंगली गाल में गड़ाई, मतलब स्किन को भी टच करके देखा, खोपड़ी को अपनी उंगलियों से ठोक ठोक कर देखा। विदेश से पढ़कर आए थे बड़े डॉक्टर साहब। अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से कहा कि यह कह दीजिए इसे एडमिट कर लें, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। जो अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे उन्होंने उसका चेकअप किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, इसको एडमिट करना होगा और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करना होगा और इसको मैं स्वयं देखूंगा। दरअसल मेनिंजाइटिस में रोगी की संज्ञा प्रायः चली जाती है। संज्ञा समझ रहे हैं? संज्ञा क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति जिसमें अपनी पहचान खोने लगता है, शायद ब्रेन से संबंधित ये बीमारी है। बुखार इतना बढ़ गया था, कहते हैं ना कि मस्तिष्क ज्वर, संभवतः यही उसको हुआ था, मस्तिष्क की बीमारी जिसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त खोने लगता है, तो अपनी संज्ञा चली जाती है। इसलिए डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। अस्पताल के बाहर ऐसे रोगी का इलाज होना कठिन होता है। सामान्य डॉक्टर या कोई भी इसको आसानी से इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो उनके गांव में था, उन्होंने कह दिया था कि नगर के हॉस्पिटल ले जाइए, और वहां पर लेकर आते हैं, और डॉक्टर ने इस तरह से उसको कहा था। अब क्या हुआ? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती, जबकि डॉक्टर्स ने पूरी तरह से उसका चेकअप करके अपने जूनियर से, जो भी अपने अधीनस्थ समझते हो, अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों से कह दिया था कि इसको एडमिट करना है, इसका इलाज ठीक से होगा। और वो जो बड़े डॉक्टर थे वो दूसरी जगह दूसरे पेशेंट को देखने चले गए होंगे, लेकिन इसी बीच क्या झोल घोल गोल सब कुछ हो गया कि उन्होंने बेचारी उस लड़की को एडमिट ही नहीं किया। उसकी माँ और उसकी बच्ची को भेज दिया कि कल आना। ये क्या दर्शाता है? ये लापरवाही तो दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? ये केयरलेसनेस ही तो दिखलाता है। मतलब सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं, 8-10 जितने भी घंटे की ड्यूटी है, आ गए हैं, कर लेंगे, पर्ची काट दी, ये कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व के साथ नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी समझकर करेगा, तो वो काम कभी सही नहीं होगा। हाँ, बड़ा अजीब लगा आपको कि यदि सिर्फ जिम्मेदारी से करेगा तो वो काम नहीं होगा। जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना भी यहां होना जरूरी है, और जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व में अंतर है। सुन लीजिए ध्यान से, अंग्रेजी में जिम्मेदारी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता ही होगा, और उत्तरदायित्व को कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जिम्मेदारी के साथ उत्तरदायित्व, जिसको जवाबदारी भी कहते हैं, जवाबदेही भी कहते हैं। मान लीजिए मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि नियमित रूप से मुझे आना है और अपनी जो भी स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है, मैं अपनी 8 घंटे की जॉब करके घर चली गई। ठीक है, वहां मैंने क्या किया? जिसने जो कहा कि ये रजिस्टर फिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? आई डोंट केयर। नो, यू हैव टू केयर अबाउट दैट, कि उसका रिजल्ट क्या होगा। वो जिम्मेदारी भी हमारी है, वो उत्तरदायित्व है हमारा कि ना केवल हम जिम्मेदारी करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लें, बल्कि उस कार्य का, जो भी हमने कार्य किया है, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी उत्तरदायित्व भी हमें होना है, उसका जवाबदारी भी हमें लेनी है। मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, भाई मैं तो अच्छे से पढ़ा रही हूं, अब मैं क्या जानूं बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। नो वे, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टीचिंग। क्या है सही? मैं पढ़ा रही हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व ये है कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो मैं आपको समझाना चाहती हूं, क्या वो आपको समझ में आया? यदि नहीं आए तो फिर मैं पढ़ाऊंगी,
और जब तक पढ़ाती रहूंगी, जब तक समझाती रहूंगी, तब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। दैट इज कॉल्ड उत्तरदायित्व, दैट इज कॉल्ड अन अकाउंटेंसी। तो केवल और केवल जिम्मेदारी समझकर कोई कार्य मत करना, उसको उत्तरदायित्व की भावना के साथ करोगे तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ठीक है। एक क्लास में जितने भी 25, 30, 35, 40, 45 जितने भी बच्चे होते हैं, टीचर सबको पढ़ाते हैं। अब बहुत से बच्चे सिर्फ एक बार में समझ जाते हैं, मान लीजिए 5-7 बच्चे एक बार में समझ गए, हाँ आ गया और टीचर आगे बढ़ गए। बाकी बच्चों का क्या करेंगे? क्या हम उनको यूं ही पीछे छोड़ते जाएंगे और जिसको आगे आ गया उसको आगे आगे पढ़ाते जाएंगे? नो, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अकाउंटेंसी को ध्यान में रखते हुए जब तक कि सबको नहीं आ जाता तब तक। अब बात यहाँ आती कि कुछ गिफ्टेड चाइल्ड रहते हैं, ब्रिलियंट चाइल्ड रहते हैं, मतलब कुछ पढ़ते रहते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है, तो उनको कुछ अलग से सवाल दे दें। लेकिन जिनको नहीं आया है उनको भी हमें समझाना है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाकर वापस चले जाना या अपनी खाना पूर्ति करके वापस चले जाना, ये मन में कभी मत बिठाना कि मैंने तो कर दिया, लेकिन मैंने जो काम किया है उसका परिणाम क्या है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं। ठीक है, ये याद रखना। तो यही बताया उन्होंने कि अब क्या हुआ, ये हमने देखा ना भी कि क्यों भर्ती नहीं हो पाती, कि नगर के बड़े अस्पताल के बड़े डॉक्टर के बावजूद एक्यूट मेनिंजाइटिस से ग्रस्त पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकी। इसका कारण सरकारी अस्पताल में व्याप्त टालू प्रवृत्ति, टालमटोल, टाल रहे, एक दूसरे के सिर पर रखे जा रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कर्तव्यहीनता। देखो कितना अच्छा शब्द दिया है यहां पर, कर्तव्यहीनता। जहां कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए वहां पर कर्तव्यहीनता। कर्तव्यहीन मीन्स अपने कर्तव्यों से पीछे मुड़ना। सामान्य व्यक्ति के प्रति सरकारी कर्मचारियों का उपेक्षापूर्ण रवैया। यदि वहीं कोई सूट बूट में होता, कोई अच्छे से बड़ी सी गाड़ी में आया होता तो सब जी हजूरी कर रहे होते। क्या वो आपको अपनी सारी धन दौलत दे देता इसलिए आप उसके आगे जी हजूरी कर रहे हैं? नो, बस आप इतना ध्यान रखो कि जिस भी फील्ड में आप हो, पूरी ईमानदारी से अपना काम करो, पूरे उत्तरदायित्व से अपना काम करो, पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करो। ठीक है। और भ्रष्टाचार है। डॉक्टर की चिट देने के बावजूद प्रभारी देर से काम पर लौटा और कहा कि डॉक्टर का दस्तखत नहीं है। दूसरी जगह के आदमी ने चिट लेने के आधे घंटे बाद कहा कि यहां को क्यों लाई। मतलब सब अपना अपना वो झाड़े जा रहे हैं। लोगों ने वली अम्माल को सही रास्ता नहीं बताया और इसका कारण यही हुआ कि वो अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाई। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह शहर और अस्पताल की स्थिति से परिचित नहीं है और यह जानने का कष्ट भी नहीं किया कि इसकी बेटी को गंभीर बीमारी है या यूं ही। यदि कोई जान लेता, उससे पूछ लेता, कोई उसकी सहायता कर लेता, मानव होकर मानवता की भावना को दर्शा देता, तो वो अपनी बेटी को सही से ट्रीटमेंट तो दे पाती, जो कि उतने दूर आई। यहाँ पर एक कर्मचारी ने यह कहकर टरका दिया मतलब समझते हो, टाल दिया कि आज जगह नहीं है, कल आ जाना। और खोज पूछ होने पर कहा कि यदि बड़े डॉक्टर इंटरेस्टेड हैं, देखो जरा क्या लिखा कि यदि बड़े डॉक्टर इंटरेस्टेड हैं तो यह बताना चाहिए। एक ने यह कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा, जबकि घूस पाकर दरवाजा खोल दिया। और तो और अधीनस्थ डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भी स्वयं भर्ती की, पहल नहीं की, सिर्फ चिट देकर चलता कर दिया। सब के सब एक ही थाली के चट्टे भट्टे नजर आ रहे हैं। यदि इसी तरह से रवैया रहा तो कैसे किसी पर ट्रस्ट किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, वली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए कि कौन थी, किस तरह से ये जो कहानी है नगर, उसमें मुख्य पात्र तो यही है। कितनी भटकती फिरती है अपनी बेटी के इलाज के लिए। यह एक विधवा नारी है जो बीमार बेटी को इलाज कराने के लिए गांव से नगर ले आती है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। अस्पताल में उसकी बेटी भर्ती नहीं हो पाती है। बीमार बेटी से चिंतित वली अम्माल अंधविश्वास में डूब जाती है। उसे लगता है कि बेटी को केवल बुखार है। उसकी आस्था डॉक्टरों में नहीं, झाड़ फूंक में है। क्या करे, झाड़ फूंक वाले मिल जाते हैं तो वो अपनी बातों से उनको रमा लेते हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं। डॉक्टर सुन ही नहीं रहा है तो वो क्या करे। बेटी को ठीक होने के लिए भगवान से मन्नतें मांगती है। उसे विश्वास है कि ओझा से झाड़ फूंक करवाने पर उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। यहाँ वली अम्माल के व्यवहार से सिद्ध हो जाता है और ये बिल्कुल सत्य है। इस बात को
आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में बसा लो हमेशा हमेशा के लिए कि अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। पहले अधिक लोग ये हो गया, ऐसा बिल्ली रास्ता काट गई, अरे नहीं जाना है, तो बहुत सारी कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत सारी मान्यताएं थी। क्यों? शिक्षा की कमी के कारण। शिक्षा अंधविश्वास को जन्म देती है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता गया वैसे वैसे अंधविश्वास कम होता गया। चूंकि वो अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, इसलिए उसको लगा कि बेटी को सामान्य सा बुखार है, वो तो झाड़ फूक से सही हो जाएगा। यदि वो शिक्षित होती तो वो और पहले ट्रीटमेंट करवा चुकी होती, है ना। तो प्लीज 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 फिर बात आ जाती है शिक्षा की, और यहां पर शिक्षा जो सबसे अहम है, जीवन का हिस्सा, बिल्कुल जीवन का हिस्सा है। हम शिक्षित रहेंगे तो समाज में हमारा सम्मान होगा। पैसे से सम्मान कदापि नहीं कि सिर्फ पैसा है, धन दौलत है तो हम सम्मानीय बन जाएंगे, इस भूल में कभी मत रहना। सिर्फ पैसे से ही सम्मान मिलता तो आज जिनके पास धन दौलत बड़ी बड़े सब कुछ है उनको सब पूज रहे होते। नो, एक शिक्षक या एक शिक्षित व्यक्ति को समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और मैग्नेट ब्रेन्स वही शिक्षा 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। तो आप लोग अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और बहुत अच्छे से सारे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी अंधविश्वास जैसी मान्यताओं से बहुत दूर रहें और देश के सभ्य, सफल और सम्मानीय व्यक्ति बन सकें। अगला प्रश्न है, कहानी का सार प्रस्तुत कीजिए, सारांश प्रस्तुत कीजिए या समरी दीजिए। मतलब हमें संपूर्ण कहानी का निचोड़ बताना है कि इस कहानी में क्या है। समझ में आया कि इस कहानी में क्या है? एक गांव की विधवा औरत रहती है जो अपनी बेटी के बुखार, मतलब वो तो समझती है बुखार ही है, नगर ले जाती है, वही है प्रस्तुत कहानी। और सबसे पहले जब भी सार पूछा जाता है, व्याख्या पूछा जाता है, तो हमें बताना होता है कि ये कहानी किसके द्वारा रचित है, कहां से ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी सुजाता जी द्वारा रचित है। इसमें कहानीकार नगरीय व्यवस्था को यथार्थ के धरातल पर लाने का अथक प्रयास करते हैं। यथार्थ, सच्चाई, वास्तविकता, रियलिटी। ठीक है, इसमें लेखक ने नगरों की वास्तविक स्थिति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षण किया है, सबका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है कि जो दूर से हमें लगता है अरे वाह ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, लेकिन उनके अंदर मानव मूल्य नहीं होते हैं। इस कहानी की नायिका वली अम्माल अपनी बेटी पापाती को इलाज कराने के लिए गांव से नगर आती है। यह नगर छोटा नहीं बल्कि अपने आप में अस्तित्व रखता है, बड़ा नगर है। मदुरई कभी पांड्य लोगों की राजधानी थी। अंग्रेजों द्वारा मदुरई, यूनानी लोगों द्वारा मैदुरो और तमिल लोगों का द्वारा मदुरई कहा जाता है। नगर के चकाचौंध से प्रभावित अस्पताल के कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, वे केवल खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। वरीय चिकित्सक या वरिष्ठ चिकित्सक, चिकित्सक मीन्स पता है ना आपको, हिंदी में डॉक्टर्स को चिकित्सक कहते हैं, कि आदेश के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती। हताश और विवश वली अमाल अंधविश्वास की शरण में चली जाती है। आखिर वो क्या करे, वो मजबूरन अंधविश्वास की शरण में चली जाती है। नगर से उसका विश्वास उठ जाता है। ओझा से झाड़ फूक कराकर अपनी बेटी को स्वस्थ रखना चाहती है। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा नगरीय व्यवस्था के साथ साथ मानवीय मूल्यों के शासकों को उद्घाटित किया गया है कि अरे भाई, अपने मन में मानवता की भावना को तो जागृत करो। किसी भी तरह से अपने हृदय से मानवता की भावना को मरने नहीं देना। सिर्फ हम मानवीय शरीर होने मात्र से हम मानव नहीं कहलाते। मानव कहलाते हैं मानवीय मूल्यों के रहने से। मानवीय मूल्य दया, करुणा, परोपकार, ममता, वात्सल्य, है ना, सहायता, ये सब आते हैं मानवीय मूल्यों में। तो इन्हीं का इस पार्ट में जिक्र किया है। समझ आया? आशा करती हूं हर एक प्रश्न के उत्तर आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हर एक कहानी, हर एक चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर मैं समझाती रहूंगी। इसलिए बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री देता है। प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आपको सारे विषय की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको गोधुली देखना है हिंदी में, या वर्णिका देखना है, दहीवाली मंगम्मा देखना है, या जो भी चैप्टर देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। वीडियो आपके सामने आएगा, और जब वीडियो आपके सामने आ जाएगा तो उस वीडियो को आप देखिएगा।
वीडियो देखेंगे तो पसंद जरूर आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही मजबूती के साथ बना रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।